नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नवीन एयरपोर्ट से बाहर आया, तभी सामने दरवाजे पर नेहा आंटी खड़ी उसे देखकर अपने वहां होने का एहसास करा रही थी। उसने नज़रें घुमाकर देखा, पापा नजर नहीं आए, यानी पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तभी ड्राइवर अंकल ने उसकी ट्रॉली लेकर पकड़ ली। नवीन ने मुस्कुराकर नेहा आंटी को नमस्ते की और नेहा आंटी ने उसे गले से लगा लिया। नवीन बेटा, तेरे पापा स्वयं आने की जिद कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम के लिए बोला था। कोई बात नहीं आंटी, अब पापा ठीक है ना? एकदम ठीक है, बस तुम्हारे 2 साल का इंतजार नहीं झेल पाए और थोड़ा सा तनाव पाल बैठे, लेकिन अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। कार की डिक्की में सामान सेट करने के बाद वह भी पिछली सीट पर नेहा आंटी के साथ बैठ गया और खिड़की से सर टेक कर आंखें बंद कर ली। उसे बहुत सुकून मिला नेहा आंटी को खुश देखकर। उसका गिल्ट कुछ कम हो गया। शायद नेहा आंटी ने उसे माफ़ कर दिया, तभी तो पापा की आज भी केयर करती रहीं और आज एयरपोर्ट पर लेने भी आईं। उसे न जाने क्यों एक सुकून सा मिल रहा था। उसे नहीं याद कि माँ कैसी थी। उसने देखा भी तो उस उम्र में जब तक मात्र बच्चा स्पर्श की भाषा समझ ही पाता है। यही कोई 8-9 माह की रहा होगा वह। तब माँ उसे छोड़कर अपनी नई जिंदगी बसाने ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, हमेशा के लिए। अब बस उसकी ज़िंदगी में पापा थे, जो डबल रोल में थे, माँ भी थे और पापा भी। लेकिन कभी उन्होंने कोई कमी माँ की महसूस ही नहीं होनी थी। रात में अपने सीने से लगाए मेरे रोने पर बिना किसी शिकवे शिकायत के रात भर जागते, डायपर से लेकर सारे काम करते। सुबह राधा आंटी काम पर आ जाती, लेकिन पापा अपनी अनुपस्थिति में पूरा चार्ट बना कर जाते और लौटकर चेक करते कि राधा आंटी ने कोई टास्क अधूरी तो नहीं छोड़ी। और आने के बाद मेरे कपड़े बदलने से लेकर हर काम में बिना थकान के लग जाते। घोड़ा बनकर मुझे पीठ पर बिठाकर जब मुझे पूरे गार्डन में टपाटप घुमाते, तो कई बार राधा आंटी मुझे मना करती कि बेटा तेरे पापा थक कर ऑफिस से लौटे हैं, थोड़ा आराम कर लेने दे। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला, और पापा भी राधा आंटी को घर जाने को कहकर स्वयं किचन में जाकर मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर जबरदस्ती मुझे खिलाते और फिर खुद खाकर सीने पर मुझे लिटाकर थपकियां देकर सुला देते। पापा मेरे पापा कहाँ रह गए थे, एक अच्छे दोस्त और माँ बन गए थे, इसलिए मेरे दुख से बहुत दुखी हो जाते थे। कब सोते थे पता नहीं, बस उनके लिए मैं ही उनके जीवन का आधार बना हुआ था, और शायद मेरे लिए पापा भी। कई बार मैंने पापा को अलमारी से माँ की फ़ोटो को निकालकर साफ करके रोते देखा, लेकिन अपने दिल की व्यथा कभी मेरे सामने नहीं लाते। कोई इतना प्यार भी कर सकता है, मैं कहाँ सोच पाता था। मैं बड़ा हो गया था, लेकिन पापा कहाँ मानने के लिए तैयार होते। कई बार मेरे देर हो जाने पर कॉलेज के दरवाजे पर खड़े मिलते, क्योंकि मेरे दोस्त मुझ पर हंसते और मना करने पर घर के सामने वाली सड़क पर इंतजार में घूमते रहते। मुझसे छिपकर मेरे दोस्त से मेरी जानकारी लेते रहते। उस समय मुझे गुस्सा भी आता था, किंतु आज सोचता हूँ कि वह उनका प्यार था, आखिर वह पापा थे। धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था। अब पापा का एक काम और बढ़ गया था। मेरा बैग अपने कंधे पर लेकर मुझे स्कूल बस तक छोड़ने आते, और जब तक मैं खिड़की से दिखना बंद नहीं हो जाता, पापा वहीं खड़े खड़े हाथ हिलाते रहते। पेरेंट्स मीटिंग में सभी बच्चों के माँ पापा आते थे, लेकिन मेरी तो माँ थी ही नहीं, इसलिए पापा अकेले ही आते। मुझे अन्य बच्चों की माँ को देखकर अब एक कमी सी लगने लगी थी। लगने लगा था कि काश मेरी भी माँ होती। उस दिन पेरेंट्स मीटिंग से हम लौट रहे थे, तो मैंने पापा से पूछ लिया था, पापा मेरी मम्मी भगवान के पास क्यों चली गई? पापा खिड़की पर सिर टेके कुछ उदास से नजर आए और मात्र यही बोले, ना बेटा, तेरी माँ जिंदा है, बस गुस्सा होकर हमें छोड़कर हमसे दूर चली गई। पापा, माँ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ बहुत गंदी है। नहीं बेटा, माँ को ऐसा नहीं करते, वह तो अच्छी थी, इसलिए मेरे पास तेरा जैसा खिलौना छोड़ गई, वरना मैं किसके सहारे पर जीता। उस दिन पापा का दर्द मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन जब और बड़ा हुआ तब पता चला कि पापा मम्मी ने लव मैरिज की थी। दोनों साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लेकिन वही दीवार सामने आ गई थी, गरीबी अमीरी की। शायद एक तरफा लव था। पापा मम्मी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन मम्मी का आकर्षण था, जो शादी के 2 साल बाद मेरे जन्म के बाद माँ की नौकरी की तीव्र आकांक्षा में स्वाहा होता चला गया। पापा ने माँ से 3 साल मांगे थे, लेकिन पता नहीं माँ को इतना भी नहीं रुक पाई, और जब मैं 6 माह का था, राधा आंटी को काम पर लगाकर स्वयं मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली और 3 माह में ही ऑस्ट्रेलिया चली गई और वहीं से तलाक के कागज भिजवा दिए।
पापा टूट गए थे, लेकिन कभी माँ की बुराई नहीं की, बल्कि हमेशा यही कहते रहे कि शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी, वरना कोई यूं ही तो छोड़कर नहीं जाता। पापा के लिए दोबारा शादी के लिए बहुत ऑफर आए, लेकिन पापा ने मुझे सीने से लगाए सभी को मना कर दिया था। उनकी और मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। शायद संबंधों से उनका विश्वास उठ गया था। जब मैं 5 साल का रहा होऊंगा तभी पापा की ऑफिस में नेहा आंटी ने ज्वाइन किया था। नेहा आंटी जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी। उन्होंने पापा को दिन रात मेहनत और काम करते देखा तो उनकी ओर आकर्षित हो गई। एक बार वह बीमार हो गए थे, जब पापा ने अपने एक पुलिंग के होने के कारण निस्वार्थ सेवा की थी, तब पापा भी उनकी ओर आकर्षित हो गए थे, लेकिन मेरे लिए सौतेली माँ लाने से डरते थे। एक दिन मेरे मित्र ने खेलते हुए मजाक मजाक में कहा, नवीन के पापा सौतेली माँ ला रहे हैं और वह रानी केकई की तरह नवीन को निकाल देगी और अपना नवीन बाहर भीख मांगेगा। उसने प्रतिरोध किया था, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं और नेहा आंटी भी ऐसी नहीं है, वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। सभी बच्चे हंसने लगे। तू तो बुद्धू है। मेरी मम्मी शालू आंटी से कह रही थी कि देखना नई बीबी के बच्चा होगा तो वह पहले बच्चे को प्यार कहाँ करेगी। उस दिन मैं बहुत रोया। पापा पूछते रह गए। रात में बुखार आ गया और पापा ठंडे पानी की पट्टी रखते रहे। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया तो पापा ने मेरी ओर देखा। पापा, क्या आप नेहा आंटी को मेरी सौतेली माँ बनाना चाहते हैं? पापा मेरी हथेली सहलाते रहे और बोले, मेरा राजा बेटा, जो चाहेगा वही होगा। सच्ची पापा? मैंने उनके सीने पर अपना सर रख दिया। पापा, आप किसी से शादी नहीं करेंगे, मुझे कोई सौतेली माँ नहीं चाहिए। मैं उस समय नहीं समझ पाया कि कैकई मात्र सौतेली माँ नहीं होती। पन्नाधाय ने तो अपना बेटा दूसरे की जान के लिए निछावर कर दिया था। शायद मैं औरत के दूसरे रूप को नहीं देख पाया, लेकिन पापा की इच्छाओं को कभी समझ ही नहीं पाया। समझ ही नहीं सका कि किसी का साथ सहारा जीवन में कितना ज़रूरी है। और पापा जी ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि उन्हें मेरे निर्णय से दुख हुआ है। और न ही नेहा आंटी ने कभी अपनी मर्यादाओं को तोड़ा और पापा की शादी के मना करने को उनकी मजबूरी को समझा। आज जब मैं एमएस करने पापा को छोड़कर शिकागो आया तब अकेलेपन की अहमियत को समझा। मुझे पापा को छोड़कर आने पर कितना सूनापन लगता है ज़िंदगी में। और पापा पूरे 26 साल से इसी एकाकीपन को ऑफिस और मेरे प्यार में भरते रहे, लेकिन कोई कोना मेरे कारण अधूरा रह गया था। और उसके शिकागो आने के कुछ दिन पहले की बात है। पापा सुबह सुबह छत पर चुपचाप खड़े थे। वह समझा कि उसके जाने के कारण पापा दुखी हैं। तब वो ऊपर गया तो देखा पापा एक चिड़िया के घोंसले को दिखाते हुए बोले, वह देखो, नन्हे बच्चे भूख से शोर कर रहे हैं और उनकी माँ खाना लाने के लिए नीचे गई थी और पंखे से टकराकर मर गई। फिर पापा चुपचाप नीचे गए और कुछ गीले दाने दाल और गेहूं के लेकर आए और उन नन्हे नन्हे बच्चों को अपने हाथों से खिलाने लगे और ड्रॉपर से एक एक बूंद पानी पिलाते। धीरे धीरे बच्चे माँ को तो भूल गए, लेकिन पापा की पदचाप पहचानने लग गए थे और उन्हें ऊपर आते देख चींची करने लगते। कुछ दिनों बाद वह उड़ना सीख गए और एक दिन पापा ने उसे आवाज़ दी, नवीन बेटा, जरा ऊपर आओ। वह तेजी से ऊपर गया और देखा पापा घोंसले को निहार रहे हैं। उसमें कोई चिड़िया के बच्चे नहीं थे, सब उड़ गए थे। मैंने पापा से कहा था, पापा इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है, बड़े होकर इन्हें उड़ना ही था। उस दिन पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी सूनी आंखों ने मुझसे बहुत कुछ कह दिया था। उस रात को मैंने पापा के सिर में बालों में तेल लगाते हुए कहा था, पापा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन चिड़ियों की तरह हमेशा के लिए नहीं उड़ूंगा, मैं वापस आऊँगा। उस दिन पापा को पहली बार छुपकर रोते हुए देखा था। मैंने एमएस करने के बाद भारत में ही मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया था और मेरा वहाँ के लिए चुनाव हो गया था। इसी बीच मेरी कैलिफोर्निया से भी एक लेटर आ गया। सारे मित्रों ने फ्यूचर के बारे में आगाह किया, किंतु मैं अपने वादे पर अड़ा रहा। मैंने एकाकी जीवन का कटु अनुभव किया। सारी सुविधाएं होने के बाद जो कमी अंदर से अपनेपन की में महसूस हो रहा था और पापा के लिए बेचैनी अनुभव कर रहा था। एक दिन पापा को फ़ोन किया और बातों बातों में नेहा आंटी और उनके परिवार के बारे में पूछा तो पता चला नेहा आंटी के भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी इकलौती बेटी को नेहा आंटी ने पाला था और अभी 6 माह पहले ही उसकी शादी की थी। उसी बच्ची को अपनी बेटी मानकर उन्होंने भी शादी नहीं की थी। मैं पापा और नेहा आंटी के पुराने दिन तो वापस नहीं ला सकता था, लेकिन शायद कुछ कर सकता था। उसका गिल्ट आंसू बनकर छलक गए। नेहा आंटी ने शायद छुपकर आंसू पोंछते देख लिया। बेटा, पापा की याद आ रही है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। सामने उसके बंगले का मेन गेट आ गया था। गेट पर पापा खड़े थे मुस्कुराते हुए। वह कार के पास आए और उसे गले लगाकर रो पड़े। शायद उन्हें अपने चिड़े के वापस आने की उम्मीद नहीं थी। पापा बहुत दुबले नजर आते थे।
पापा, आपने क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं बेटा, अब तुम आ गए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, अब सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन उसका जन्मदिन था। पापा ने उसके वापस आने और जन्मदिन के लिए बहुत लोगों को बुलाया था। पापा ने जो सेक्रीफाइस मेरे लिए किया था, अब मेरी बारी थी। केक काटा गया। तब मैंने पापा से कहा कि जन्मदिन की खुशी में पापा, मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए। आप और सभी निमंत्रित गेस्ट मेरी ओर देख रहे थे। पापा, इस घर को माँ चाहिए, नेहा माँ। नेहा आंटी और पापा मुझे आश्चर्य से देख रहे थे कि पागल तो नहीं हो गया। लेकिन नेहा आंटी के गाल गड्ढों में एक अजीब सी लालिमा आ गई थी। पापा तिरछी निगाह से उन्हें देख रहे थे। पापा और नेहा आंटी, मैं अपनी नादानी में की गई भूल को सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि जिस एकाकीपन को मैंने 2 साल भोगा है, वह आप लोग 27 सालों से भोग रहे हैं। मैं अपना सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पापा, आपके त्याग को कभी इन छोटी बातों से मापा नहीं जा सकता। 1 मिनट शांति के बाद सभी मेहमानों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। शायद मेरा प्रायश्चित उन्हें भी स्वीकार था।